हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में, जिसमें हम एफएलएन ट्रेनिंग जो कि हमारी आज चौथे दिवस पूरी हुई, इसके बारे में सभी गतिविधियों और पूरी जानकारी के साथ चौथे दिन की जो सामग्री थी उसके विषय में बात करेंगे। और सबसे बड़ा जो हमारा आज का अट्रैक्शन है वो है हमारा पीएम ई विद्या चैनल्स, जिनके बारे में हमारे डाइट मेंटर्स, हमारे सीनियर डाइट लेक्चरर जो कि हमारे नोडल हैं इस पीएम ई विद्या के लिए और निपुण भारत के लिए, उनके द्वारा हम लोगों को जानकारी दी गई। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि चौथे दिवस में जो हम लोगों ने सीखा वो तो वास्तव में बहुत ही अद्वितीय था। लेकिन पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन के जो समरी वीडियो हैं, मात्र 20 मिनट में आप उस दिन की पूरी जानकारी इन वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो अगर कुछ भी आपसे मिस हो रहा है तो आप इन्हें देख सकते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं। इसलिए अब हम इन पर चर्चा ना करते हुए आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सत्र में हमारे साथ ASER सर्वेक्षण 2024 पर चर्चा की गई, जिसमें कि ये बताया गया कि कक्षा 4 में लगभग 49% और 5 में 56% कक्षा के 2 के स्तर के ही पाठ पढ़ पा रहे हैं। इसका मतलब उनकी जो शैक्षिक प्राप्ति है वो न्यून है। और इसी बात को कहीं गणित में कहा गया कि 29% बच्चे और कक्षा 5 में 39% बच्चे ही भाग के सवाल कर पाते हैं। तो यहाँ पर गणित का भी लेवल बहुत कम दिखाया गया। और परख सर्वेक्षण के अनुसार कक्षा 6 में लगभग 55% बच्चे और गणित में 45% बच्चों ने दक्षता प्राप्त की। इसका मतलब यहाँ पे 45% और यहाँ पे 55% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने दक्षताएं कक्षा 6 की हासिल ही नहीं की। इसलिए हमें इन प्रोग्राम्स, इन सुधारों की आवश्यकता है। और अब ई विद्या के माध्यम से पीएम ई विद्या चैनल्स भी हमारे डिजिटल लर्निंग में सहायक हो रहे हैं, जिन पर आज अभी हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, NEP 2020 एंड NCF-SE 2023 के अकॉर्डिंग हमें हर बच्चे को शिक्षा उसके माहौल और परिवेश में रह करके उसकी आवश्यकताओं के अनुसार देनी है। इसीलिए टार्ल, TARL, इसे टीचिंग एट राइट लेवल कहा गया। एक्चुअली ये ELPS का एक अपडेटेड वर्जन है। इसमें हम चरण के हिसाब से अध्ययन करते हैं, जबकि यहाँ पर हम एक साथ बच्चे की सभी दक्षताओं पर काम कर रहे होते हैं। तो टीचिंग एट राइट लेवल केवल सभी बच्चे की समग्र दक्षताओं को साथ में रख करके सिखाना है। इसके बाद ब्लॉक मॉडल, जो कि 4 खंडीय ब्लॉक मॉडल है, जिसे अब कौशल के नाम से जाना जाता है, GRR, ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको भी हम लोगों ने देखा। एंड ये चीज हमारी गणित संकल्पना में पहले दिन से ही लागू है। पाठों का विषय वस्तु के रूप में विभाजन का क्या दृष्टिकोण है, आओ बच्चों करे कमाल, कैचअप का नया नाम जो कि रेमेडियल शिक्षण के का एक अपडेटेड रूप है, के बारे में भी चर्चा की गई। अब बात करते हैं आओ बच्चों करें कमाल आखिर है क्या। तो ये कॉन्सेप्ट मैपिंग है। बच्चे जहां पिछड़ गए हैं, बच्चों की जहां पर समस्या है, उन्हें वहीं से पकड़ करके उनके स्तर के अनुसार ले जाने का काम हमारा कैचअप करता है। और आप जानते हैं, हर दिवस के तीसरे कालांश के अंतिम 20 मिनट में कैचअप प्रोग्राम चलाया जाना है। और ये प्रोग्राम उस कक्षा के गैपिंग को पूरा करने के लिए चलाया जाना है। तो इसके लिए हम आकलन करेंगे, स्तर की पहचान करेंगे, मौखिक कौशल, कहानी संबंधित गतिविधियां, शब्द भंडार, माइंड मैपिंग, तर्क उत्तर और बड़े और छोटे समूहों की गतिविधियां और सुबोपली के रूप में दक्षताओं पर काम करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ये बात समझाई गई। अब बात करते हैं कि हमारा आकलन, जो कि आकलन किया जाना है, आकलन का प्रोसेस ये है। आकलन हमारे 3 होंगे। पहला बेस लाइन आकलन है, फिर मिडिल आकलन है और फिर फाइनल आकलन है। ये हम कक्षा की शुरुआत में, ये नवंबर में करेंगे और ये हमारा फाइनल आकलन मार्च में होना है। तो अब इन आकलन के लिए यहाँ पर ये अनुच्छेद है, ये हमारे वाक्य हैं और ये हमारे शब्द हैं, ये हमारे अक्षर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सबसे ऊपर से चलेंगे, क्योंकि हम कक्षा 4 में बच्चों का आकलन कर रहे हैं। तो आकलन के स्तर पर सबसे पहले हम बच्चों को कहानी पढ़ाएंगे। अगर वो 3 से कम गलती करते हैं तो वो पहले स्तर पर आ जाएंगे। अगर वो 3 से ज्यादा गलती करते हैं तो वो अनुच्छेद के स्तर पर आएंगे। उनसे हम उनकी पसंद का एक अनुच्छेद पढ़वाएंगे। अगर वो अनुच्छेद को सही से पढ़ लेते हैं, उसमें गलती नहीं करते हैं, तो उनका दूसरा स्तर रहेगा। अगर वो गलती करते हैं तो वो शब्द के स्तर पर तीसरे स्तर पर आएंगे। अगर वो यहां पर भी 5 में से 4 सही पढ़ लेते हैं तो इस स्तर पर रहेंगे। अदरवाइज वो नीचे आके अक्षर के स्तर पर आएंगे, जो चौथा स्तर होगा। अगर वो यहां पर भी 4 से ज्यादा गलती कर लेते हैं तो वो नीचे प्रारंभिक स्तर पर आ जाएंगे। तो ये आकलन, बेस लाइन आकलन हमारा किया जाना है, जो कि हम कक्षा चालू करने से पहले करेंगे।
अब उसके बाद इस पत्रक में हम इस जगह पर बच्चे का नाम, पिता का नाम, कक्षा, लिंग और यहाँ पे टूल बॉक्स संख्या यानी उसकी ए और या बी किस पार्ट से हमने चीजों को देखा, आकलन का दिनांक यहाँ पे रहेगा, वो किस स्तर पर है उसे हम वहां पर टिक करेंगे। इस तरीके से इस आकलन पत्रक को हमारा भरने का काम रहेगा। तो ये आकलन भर करके आप अपना बेसलाइन आकलन तैयार कर लें, क्योंकि बेसलाइन आकलन के बाद नवंबर में हमारा मिडिल आकलन होगा जिसमें हम बच्चों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। अब इसके बाद कक्षा में रोजाना की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा हो रही थी। वार्म अप, मौखिक बातचीत, कहानी और पाठ संबंधित गतिविधियां, आवाजों का खेल, डिकोडिंग और 12 खड़ी का कहारा, माइंड मैपिंग और स्वतंत्र लेखन, इन सब पर चर्चा होने के दौरान ही एक बहुत ही रोचक बात हुई कि हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन सत्र थे उन पर चर्चा करने के लिए हमारे प्रणव जी ने शनिवार की खास गतिविधि का आयोजन किया, जो बैगलेस डे के रूप में भी कभी कभी मनाई जा सकती है। और यहाँ पर शनिवार को उन्होंने कहा बच्चों के साथ कुछ नया जरूर किया जाए, तभी बच्चे आसानी से खेल खेल में सीखेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग समूहों में बांट देना, पुनः कहानी पढ़ना, प्रारंभिक स्तर पर बच्चों की सहायता करना, रोल प्ले कराना, उन्हें कहानी चयन कराना, आपस में संवाद कराना, इस तरीके की प्लेबैक और बच्चों का फीडबैक लेने की आवश्यकता जरूर है कि उन्हें विद्यालय की एक्टिविटी में कैसा लगा। अगर बच्चे अपनी फीडबैक देंगे और उनकी चर्चा की जाएगी तो निश्चित तौर पर वो सीखने में मदद करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि ये हमारे डाइट मेंटर, सीनियर डाइट लेक्चरर रहे श्री डॉक्टर सौरभ कुमार और श्री पीताम्बर चौरसिया जी का आगमन हमारे ब्लॉक में डाइट से हुआ, जिनका मुख्य उद्देश्य हम लोगों को पीएम ई विद्या की जानकारी देना था। सर के द्वारा पीएम ई विद्या की जानकारी हम सभी को दी गई और सभी से पीएम ई विद्या जो कि 24/7 निःशुल्क चलाया जा रहा है, हमारे बच्चों में साक्षरता को बढ़ाने के लिए इसे डीटीएच चैनल पर भी देखा जा सकता है और इसी के लिए अंग्रेजी सबको ये डिजिटल माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का कार्य किया जाना है। अब इसके बाद आप पूरी तरीके से देखें, पीएम ई विद्या में स्कूल शिक्षा के लिए डीटीएच टीवी चैनल का लॉन्च किया जाना और इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा निशातगंज लखनऊ में बहुत ही अच्छा एक सेंटर तैयार किया गया है जिसमें पीएम ई विद्या के कंटेंट का डेवलपमेंट किया जाना है। इसके उद्देश्यों में पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और उत्तरदायित्व जैसे 5 पंचकोश स्थापित किए गए। इनमें डीटीएच चैनल, दीक्षा, स्वयं स्कूल जिन्हें मूक कहते हैं, यहाँ रेडियो और इनमें प्रसारण और पॉडकास्ट, दिव्यांगों के लिए जो हमारे CWSN चाइल्ड हैं उनके लिए अलग सी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन तैयारियों की भी चर्चा सर के द्वारा की गई। हमारे सौरभ सर ने इस बात को बताया कि पीएम ई विद्या के लिए चैनल 173, पीएम ई विद्या में 3 से 5 के लिए चैनल 174, 6 से 8 के लिए 175 और 9 से 10 के लिए 176 और 10 से 11-12 के लिए 177, यानी ये 5 यूट्यूब चैनल भी चलाए जा रहे हैं। और सभी शिक्षकों से उन्होंने इस बात का आह्वान किया कि वो इन पीएम ई विद्या चैनल्स को सभी छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें, अपने विद्यालय में इनके प्रसारण को जरूर देखने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। इसमें बाल वाटिका, दैनिक समय सारणी, बच्चों के लिए कार्य, वीडियो कार्यक्रम, शिक्षार्थियों के लिए समय समय पर पाठ्यक्रमिक क्रियाएं और विभिन्न माध्यमों से बच्चों को कुछ शिक्षा देने के प्रयास जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो सर के द्वारा यहाँ पर इन्हीं चीजों पर चर्चा की गई। ये दोनों हमारे जो डाइट हरदोई का एक पैनल है जिसका उद्देश्य पीएम ई विद्या को नेशनल लेवल पर लाने के लिए यूपी में शिक्षकों की सहभागिता बढ़ाने की जिम्मेदारी है। अब ऐसे में सर के द्वारा इस बात को कहा गया कि शिक्षकों के द्वारा इन चैनलों को सब्सक्राइब किया जाए और बच्चों में इनकी जागरूकता बढ़ाई जाए। सभी शिक्षक अभिभावकों को इनकी उपलब्धता के बारे में बताएं जिससे अभिभावक ऑनलाइन अपने बच्चों को इस शिक्षा से जोड़ पाएं। इस तरीके से ये एक ऑनलाइन शिक्षा का विस्तारित रूप है। अब पीएम ई विद्या के माध्यम से हम किस तरीके से यहाँ पर डीटीएच चैनल की ये सेटिंग की भी बात की गई। ये दोनों स्कैनर यहाँ पे दिए गए हैं जिससे कि पीएम ई विद्या का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर 200 से ज्यादा पीएम ई विद्या के टीवी चैनल हैं। यूट्यूब भी समानांतर प्रसारण करता है। शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार रोजाना नए कार्यक्रम आते हैं और इनकी विभिन्न जानकारियां इन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। पीएम ई विद्या के लिए 21 अगस्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 अगस्त 2026 जो कि कल है, इस पर ये 173 पर इतने समय इन कार्यक्रमों पर चर्चा की जानी है और ये इनका ड्यूरेशन रहेगा। इस तरीके के इसी चैनल पर 175 चैनल पर
इसी 21 अगस्त को इन विषयों पर चर्चा होनी है और इनकी ये समय सारणी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ऐसे ही 174 नंबर जो चैनल है उसमें आपको PME विद्या 174 यूट्यूब पर लिखना है और आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बच्चों से इसके लिए कह सकते हैं और बच्चों को इन पाठों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। चैनल 176 में, जो कि कक्षा 9 और 10 के लिए है, इन कार्यक्रमों पर हम चर्चा करेंगे और इन समय सारणी के अनुसार कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। चैनल 177 जो कि हमारा 11 और 12 के लिए है, वहां पर इस समय इन विषयों पर हमारी चर्चा होगी और ये हमारा नियमित समय रहेगा। तो इस तरीके से PME विद्या के लिए सभी शिक्षकों से हमारे डॉक्टर सौरभ सर और श्री पीताम्बर चौरसिया जी के द्वारा ये आह्वान किया गया कि जो शिक्षक चाहते हैं PME विद्या को ज्वाइन करना, वो अपने कंटेंट भी डेवलप कर सकते हैं और PME विद्या के कंटेंट को छात्रों तक पहुंचा करके उत्तर प्रदेश को नेशनल लेवल पर आगे ला सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ऐसे में नेशनल लेवल पर यूपी के टीचर्स का पार्टिसिपेशन होना बहुत आवश्यक है। तो यहां पर अब हम आगे चलते हैं। आकलन प्रक्रिया क्या थी, आकलन प्रक्रिया किस तरीके से चलेगी। यहां पर अब हम गणित के आकलन की बात कर रहे हैं, पीछे हम हिंदी के आकलन की बात कर चुके हैं। तो भाग 3 से, यानी 3 अंकों की संख्या में 1 अंक से भाग देने पर अगर वो बच्चा सही करता है तो वो नंबर 1 पे रहेगा, यानी पहला आकलन स्तर। अगर नहीं कर पाता तो दूसरे आकलन स्तर पर उसे देखेंगे कि 2 अंकों का वो हासिल के साथ घटाव कर पाता है कि नहीं। अगर नहीं कर पाता तो वो नीचे आ जाएगा। फिर 3 पर देखेंगे कि वो 1 से 99 की संख्या, 5 और 4 की सही संख्याओं के बारे में जानता है कि नहीं। अगर जानता है तो यस, वो तीसरे स्तर पर रहेगा, अदरवाइज वो नीचे आएगा। फिर हम अंक पहचान स्तर पर चौथा लेवल लेकर आएंगे। अगर वो यहां पर भी गलती करता है तो उसे प्रारंभिक स्तर पर ला करके हम अक्षर पहचान और सिंबल पहचान पर उसे रखेंगे, जो कि प्रारंभिक स्तर होगा। तो इस तरीके से यहां पर भी बच्चों के 5 स्तर दिखाए गए हैं। अब बात यह आती है कि इसी समय हमारी जो रोज कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां हैं, उनमें 5 से 10 मिनट हम मौखिक गणितीय बातचीत करें, 20 से 25 मिनट में हम कौशल ज्ञान की शिक्षा दें, कौशल अभ्यास के बारे में बताएं और फिर गणितीय खेल के माध्यम से इस अवधारणा को पुष्ट करने का प्रयास करेंगे। इसे हम 4 खंडीय मॉडल के रूप में जानते हैं। इसी माध्यम के तहत हम खेल जो वार्म अप करते हैं, इसमें बच्चों को तैयार करते हैं किस बात के लिए कि बच्चे सहज होकर के कक्षा में पढ़ाई कर पाएं। तो बच्चों को शिक्षा देने से पहले उन्हें शिक्षा लेने के लिए तैयार करने को हम यहाँ पर खेल वार्म अप के रूप में करेंगे। इसमें दैनिक जीवन से जुड़े प्रश्नों से शुरुआत कर सकते हैं, अलग तरीके से कुछ सोचने पर या चर्चा करने पर, उनके तर्कपूर्ण उत्तर के लिए प्रोत्साहित करने पर, प्रयासों की सराहना करने पर हम उनका हौसला बढ़ा सकते हैं। इसके बाद शिक्षा कौशल ज्ञान में 4 खंडीय मॉडल के तहत ये हमारा गिनना, बोलना, फ्रेम लिखना, फ्लैश बोर्ड में कार्ड दिखाना, ढूंढना, फ्रेम से बाहर गिनती लिख करके किस तरीके से बच्चों को दिखाना है, गिनती चार्ट को सुनाना, आगे से पीछे और पीछे से आगे गिनती को, यानी उल्टी गिनती को सीखना, जंप गिनती सीखना और संख्या लड़ी बनाना, इस तरीके की चीजें भी अवधारणा में शामिल हैं। इसके बाद शिक्षा में खेलों के माध्यम से शिक्षा देने में खेलों का उपयोग क्यों किया जाए, गणित के प्रति रुचि और आनंद कैसे विकसित किया जाए, बच्चों में तर्क और सहभागिता का कौशल कैसे विकसित किया जाए, इस बात के लिए गणितीय खेल हम लोगों को सिखाया गया। इसके बाद आकलन में हम लोगों को बताया गया कि कैचअप को अब आओ बच्चों करे कमाल के आधार पर शिक्षण योजना हम खुद से बना लेंगे। ये हम लोगों ने सहमति व्यक्त की और शिक्षण योजना के साथ TLM को हम शिक्षण योजना के साथ मिक्स करके अच्छे से उसको उपयोगिता के साथ प्रयोग करेंगे। कक्षा में स्तर अनुसार TLM का प्रयोग कर बच्चों के सहयोग के लिए हम सही तरीके से उन्हें पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अंत में हम आरंभ करें जो हमारा 4 ब्लॉक संरक्षण था, उसको शिक्षा चरण के दौरान कौशल शिक्षण पहला चरण, कौशल अभ्यास दूसरा चरण, इसमें आकलन अभ्यास और गृह कार्य के रूप में दिखाया गया। NEP 2020 और NCF 2023 के तहत शिक्षक संदर्शिका के निर्माण की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। सतत आकलन जो कि CCE होता है, उस पर भी चर्चा की गई। गतिविधि आधारित बाल शिक्षण केंद्र किस तरीके से चलाए जाएंगे और कैसे शिक्षा की दी जाएगी, इस पर भी चर्चा की गई। इसके बाद दिवसवार पाठ्यवस्तु के विभाजन के लिए बताया गया कि आपकी संदर्शिकाओं में दक्षता आधारित पाठ्य विषय सामग्री दी गई है। 2026-27 की पाठ्य पुस्तक में परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इसकी शिक्षक संदर्शिका में भी कोई परिवर्तन नहीं है। अब
हम पाठ योजना के अंतिम चरण की ओर आ चुके थे, जिसमें पाठ योजना 5 से 10 मिनट यानी 40 मिनट का हमारा कालांश किस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पर 5 से 10 मिनट, अगर यहाँ 5 मिनट लेंगे तो ये 25 मिनट, अगर इधर 10 मिनट लेंगे तो यहाँ 20 मिनट, और यहाँ पर 10 मिनट के लिए इस तरीके से 40 मिनट का एक सूक्ष्म शिक्षण, हम अपना सूक्ष्म शिक्षण प्लान भी बना सकते हैं। इस पर चर्चा की गई। अब हमारे टीओटी द्वारा ये बताया गया कि आपको गणित मेला पुस्तिकाओं को, संदर्शिकाओं को, अभ्यास पुस्तिकाओं को, गणित ज्ञान पुस्तक को संरेखित करते हुए बच्चों को विभिन्न दक्षताओं में पारंगत करने के लिए इन पुस्तकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग शिक्षक द्वारा किया जाना चाहिए। उसके बाद जो प्रमुख बिंदु थे कि कैचअप को हमें पर डे रखना है और इसका पंजीकरण भी करना है, यानी इसमें हम बच्चों की स्तर का पंजीकरण करेंगे, यानी इसका रजिस्टर मेंटेन करके रखेंगे। कार्य पुस्तिका और संदर्शिका का नियमित प्रयोग किया जाएगा। निरंतर आकलन के आधार पर शिक्षण योजना में सुधार के प्रयास किए जाएंगे। और इस तरीके से हम लोगों ने अपने इस दिवस की सारी योजनाओं को सीखने का कार्य पूरा किया और अंत में हमारा एक अभियान गीत के माध्यम से सत्र समाप्त किया गया। फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारे डाइट हरदोई के जो हमारी चर्चा की गई है कि पीएम ई विद्या का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार बच्चों के बीच में किया जाए। शिक्षकों के द्वारा इन चैनल्स को सब्सक्राइब करते हुए इनके माध्यम से बच्चों को कंटेंट दिखाने का प्रयास किया जाए, जिससे बच्चे अपनी आवश्यकता अनुसार चीजों को सीख सकें और अपने आप को लाभान्वित महसूस करा सकें। धन्यवाद।